नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में बीजेपी की भारी जीत ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, लोकप्रियता, प्रशासनिक क्षमता और चुनाव जीतने की कुशलता को एक बार फिर से साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की यह चौथी जीत है, जो अपने आप में अद्भुत है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त जीत ने योगी को न सिर्फ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता बना दिया, बल्कि बीजेपी में उन्हें राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि 37 साल बाद हुआ है कि 5 साल बाद मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुना जाए, वही सरकार फिर से सत्ता में आ जाए। आज के चुनाव के नतीजों ने बहुत सारे मिथक तोड़ दिए। जो लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि वक्त के साथ मोदी की लोकप्रियता कम हो जाएगी, जो सोचते थे कोरोना के बाद महंगाई और बेरोजगारी से मोदी की ताकत कम हो जाएगी, वो गलत साबित हुए। नरेंद्र मोदी इस चुनाव से पहले से ज्यादा और अधिक शक्तिशाली और ज्यादा लोकप्रिय होकर सामने आए। उत्तर प्रदेश में जो लोग दावा करते थे कि किसान आंदोलन के छुटभइये नेता योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे, गलत साबित हुए। जो लोग यकीन करने लगे थे कि अखिलेश यादव की सभाओं में आने वाले भीड़ का उत्साह योगी की विदाई का संकेत है, औंधे मुंह गिरे। जो लोग सोचने लगे थे कि जातिवाद का गठबंधन योगी पर भारी पड़ेगा, गलत साबित हुए। जिन्हें लगता था कि परिवारवाद के दम पर, मुस्लिम अपीजमेंट के बल पर चुनाव जीता जा सकता है, वो फेल हो गए। जो जातियों के नेता दावा कर रहे थे कि वो जिस पार्टी में जाते हैं यूपी में उसी की जीत होती है, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। आज के चुनाव के नतीजों का मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को ध्वस्त कर दिया। आज के चुनावों का मतलब है कि देश में एक बार फिर राष्ट्रवाद, सुशासन और जन कल्याण की नीतियों को जनता ने वोट दिया है। यह आने वाले समय में देश की राजनीति में होने वाले एक बड़े बदलाव का संकेत है। और आज देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता वापसी से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जबरदस्त जोश में हैं। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में आज सुबह से कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा थी। लोगों को इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जब नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में पहुंचे, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के चौके बारे में बात की और मोदी ने बताया कि कैसे यूपी में योगी ने लगातार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड कायम किया है। नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप की भी तारीफ की और उन्होंने कहा ऐसा पहली बार हुआ है कि जब यूपी में 5 साल सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री को दोबारा चुनाव जिताकर जनता ने सत्ता की कमान सौंपी है। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। लेकिन नरेंद्र मोदी आसानी से बैठने वाले शख्स नहीं है। वो चुनावी राजनीति को अलग तरीके से देखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुनावी जीत से खुश नहीं हूं। खुशी तब मिलेगी जब सरकारी योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचेगा, जब गरीब के चेहरे पर खुशी आएगी। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है,
सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रोएक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे। कुछ साधन संपन्न लोगों तक सुविधा पहुंचने के रास्ते अलग थे, पहुंच जाती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं भी बहुत बनी, लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था, जिस गरीब का उस पर हक था, उसके लिए ये हक उसको मिले, बिना परेशानी को मिले, उसके लिए गुड गवर्नेंस, डिलीवरी, इसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन भाजपा इस बात को समझती है, और मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करके आया हूं, इसलिए मुझे पता है कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय किए हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव अखिलेश यादव ने जातिवादी गठबंधन के आधार पर लड़ा। वो उसी को अपनी जीत का मंत्र मानते थे। आज नरेंद्र मोदी ने जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। कहा, उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से जातिवादी राजनीति को खारिज कर दिया है। जो नेता ये सोच रहे थे कि वो जाति के समीकरण बिठाकर चुनाव जीत लेंगे, उन्हें वोटर ने तगड़ा झटका दिया है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें,
2017-2019 के नतीजे देखे और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी के लोगों ने इन लोगों को ये सबक दिया है और ये सबक उनको सीखना होगा। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। और ये करके दिखाया है, चार चुनावों में करके दिखाया है। आज नतीजे आए तो यह बात साबित हो गई कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने, बहनों ने, माताओं ने बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को जबरदस्त वोट दिया है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार महिलाओं ने 10% ज्यादा वोट बीजेपी को दिए हैं। तो नरेंद्र मोदी ने आज इस महिला शक्ति को याद किया, उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि बीजेपी को स्त्री शक्ति का कवच मिला हुआ है। आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। मैं जब गुजरात में था तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि लोग चिंता करते थे, मोदी जी आपकी सुरक्षा का क्या, आप चिंता क्यों नहीं करते, अपने आप को क्यों संभालते नहीं हैं। तो मैं एक ही जवाब देता था कि कोटि कोटि माताओं का, स्त्री शक्ति का मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है। उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रखती है। 4 राज्यों में जबरदस्त जीत हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी की नजर 2024 से लोकसभा चुनाव पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 के नतीजे बताते हैं कि 2024 में भी बीजेपी को बम्पर जीत मिलेगी। आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे
कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। आज आए चुनाव के नतीजे बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में देश की राजनीति को कितना बदल दिया है। पहले लोगों को लगता था कि जातियों के बड़े नेताओं के काम करो, उन्हें मालामाल करो, उनकी सपोर्ट लो तो वोट मिल जाएंगे। पहले परंपरा थी ठेकेदारों को, माफिया को, बाहुबलियों को पालो पोसो तो वो वोट दिलवा देंगे। एक विचार यह भी था कि परिवारवाद और वंशवाद के नाम पर वोटों की ठेकेदारी करो तो चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस सारे नैरेटिव को बदल दिया, इन सारी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया। मोदी ने कितना बदल दिया है यह इस बात से पता चलता है कि अगर गरीब के खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा, शौचालय, आवास, बिजली, स्वास्थ्य और राशन की व्यवस्था होगी तो भी चुनाव में जीत मिल सकती है। बदलाव की इस राजनीति से नरेंद्र मोदी के प्रति निष्ठा बढ़ेगी और चूंकि चुनाव पर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजर थी, देश से कहीं आगे बढ़कर मोदी की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ेगी। यूपी में इतिहास रचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज लखनऊ में बीजेपी के ऑफिस पहुंचे। योगी के पहुंचने पर बीजेपी के दफ्तर में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों की गूंज सुनाई दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योगी का जबरदस्त स्वागत किया और योगी ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए योगी को नेताओं ने गुलाल लगाया। वहां मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं को जब योगी ने एड्रेस किया तो जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में 4 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और ये जीत प्रधानमंत्री मोदी के विकास और सुशासन की नीति की जीत है, जिसे जनता ने पसंद किया और अपना आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। योगी ने गिनाया कि उत्तर प्रदेश में जीत क्यों हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में यूपी में हुए काम का नतीजा है। योगी ने पिछले 5 साल के दौरान गरीबों के लिए बनाए गए घरों और टॉयलेट्स की बात की, 10 करोड़ गरीबों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के कवर की बात की और योगी ने कहा कि जब कोरोना काल में गरीबों को सरकार के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनकी सरकार ने यूपी के 15 करोड़ गरीबों के घर पर राशन पहुंचाया। कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके
का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी इस जीत के साथ यशस्वी बना रहा है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेता के हाथ में मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जो कार्यक्रम विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों के घरों में शौचालय बनना, 45.5 लाख गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 45 लाख घरों तक बिजली पहुंचाना, 10 करोड़ से भी गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, 15 करोड़ गरीबों को इस संकट के समय, कोरोना जैसे संकट के समय उनके घर तक राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकट का साथी जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो दुनिया के अंदर या तमाम एक षड्यंत्रकारी जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खरा उतरना ही होगा। 403 में से 274 सीटों पर जीत हासिल करने वाले योगी आदित्यनाथ ने आज परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद पर तीखा हमला किया। ये तीनों ऐसी बातें थी जो अखिलेश यादव के चुनाव कैंपेन का मेन इशू थी। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में लोगों को जिस तरह से सुरक्षा का माहौल दिया, विकास को आगे बढ़ाया, उसकी वजह से यूपी के लोगों ने परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद की राजनीति को तिलांजलि दे दी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल दिया, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। जो एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है, एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा। देश की आगे की राजनीति कैसी होगी, ये समझने के लिए
आज उत्तर प्रदेश में चुनाव के जो नतीजे आए उन्हें समझने की जरूरत है। इन नतीजों ने योगी आदित्यनाथ को एक बड़े नेशनल लेवल के लीडर के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। यूपी का यह चुनाव योगी के नाम पर लड़ा गया, योगी के काम पर लड़ा गया। चुनाव के दौरान जब मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रखा, उन पर भरोसा किया, तो योगी उस भरोसे पर खरे उतरे। मोदी ने अपने कैंपेन के दौरान जितनी प्रशंसा योगी की, प्रधानमंत्री को किसी और नेता की इतनी तारीफ करते मैंने पहले कभी नहीं सुना। मोदी ने योगी को पूरी तरह बैक किया, सपोर्ट किया और योगी इसे डिजर्व भी करते थे। योगी की पूरी पर्सनैलिटी बेदाग छवि की है, दिन रात मेहनत की है, अपराधियों को कुचलने की क्षमता की है, नए नए आइडियाज की है, प्रशासन की कुशलता की है। किसी जाति या किसी नेता के दबाव में ना आने की शक्ति उनमें है और ये सब बातें नरेंद्र मोदी के नैरेटिव में फिट होती हैं। इसीलिए उन्होंने इनकी इतनी प्रशंसा की। इन्हीं सब बातों ने योगी आदित्यनाथ को मोदी का इतना प्रिय बना दिया। असल में कोई भी नेता असल में बड़ा तब बनता है जब जनता उसे स्वीकार करती है। और देश के सबसे बड़े राज्य में 5 साल सरकार चलाने के बाद प्रचंड बहुमत हासिल करना योगी को और भी बड़ा बना देता है। योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं। जनता ने अपना काम कर दिया, प्रचंड बहुमत दे दिया। अब योगी को जनता का कर्ज चुकाना है। और एक बात खास तौर पर मैं योगी को उत्तर प्रदेश की महिलाओं की तरफ से कहना चाहता हूं। जब मैं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू करने के लिए गया था, तो एयरपोर्ट पर कुछ लड़कियां फोटो खिंचाने मेरे पास आई थी और फोटो लेते समय एक लड़की ने कहा कि सर, ऐसी खबर दिखाइए कि योगी जी वापस आ जाए। मैंने सवाल भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा, अगर योगी जी नहीं आए तो यूपी बर्बाद हो जाएगा, गुंडागर्दी वापस आ जाएगी, महिलाओं का रहना दूभर हो जाएगा। ये शब्द मेरे कान में गूंजते रहे और मैंने योगी आदित्यनाथ को यह कन्वे किया, उन्हें बताया कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या सोचती हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देंगे और उनके सशक्तिकरण के लिए और भी काम करेंगे। और मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी राहत की बात होगी। आज पंजाब से भी ऐतिहासिक नतीजे आए। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की विक्ट्री ने मैसेज दिया, जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी के कमजोर होने से वैक्यूम होगा, वहां आम आदमी पार्टी उस खाली जगह को भरने में सक्षम है। आज पंजाब के चुनाव के बाद केजरीवाल ममता बनर्जी के साथ आकर उन राष्ट्रीय नेताओं की कतार में खड़े हो गए जो अपने दम पर पूरे राज्य में चुनाव जिताने की ताकत रखते हैं और लैंडस्लाइड विक्ट्री करते हैं। आम आदमी पार्टी की जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है। 117 में से 91 सीटें केजरीवाल की पार्टी ने जीती हैं। 3/4 75% से ज्यादा सीटों पर जीत को लहर नहीं, सुनामी कहना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन चुनाव में पंजाब के ज्यादातर बड़े नेता चुनाव हार गए। चाहे वो फिर प्रकाश सिंह बादल हो, जो देश की राजनीति के सबसे सीनियर लीडर हैं, या फिर सुखबीर बादल हो, चरणजीत सिंह चंदी हो, नवजीत सिंह सिद्धू हो, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन सारे के सारे दिग्गज नेताओं को आम आदमी पार्टी से जुड़े अनजान चेहरों ने हराया। और जब मैं आपको इन हराने वालों के नाम बताऊंगा तो भी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और यह हुआ अरविंद केजरीवाल की रणनीति से। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन आज जीत के बाद केजरीवाल ने कहा कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया। देश की जनता उन्हें आतंकवादी नहीं बल्कि देशभक्त मानती है। आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलकर। आज केजरीवाल ने यह भी जाहिर कर दिया कि अब उनका आगे का प्लान क्या है। केजरीवाल
अपनी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता जिस तरह से उन पर भरोसा कर रही है, इससे जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इतना बड़ा बहुमत, ये डर भी लगता है। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। तो एक तो ये कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं बार बार कहता हूं, हमें घमंड नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, हमें बदतमीजी नहीं करनी। ये लोग हमें गालियां देंगे, हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना। हमें इस देश की राजनीति बदलनी है। कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी, आपको मुबारक, मैंने स्वीकार ही नहीं की आपकी गाली। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का समय है, और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताता हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत खास कैसे है, क्योंकि आम लोगों ने खास लोगों को हराया। कांग्रेस के दिग्गजों को आम उम्मीदवारों ने मात दी। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, 2-2 सीटों से चुनाव लड़े थे। भदौर सीट पर जिस उम्मीदवार ने उन्हें हराया, उनका नाम है लाभ सिंह। एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में काम करते थे। उनकी मां सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी है और पिता खेत में मजदूरी करते हैं। लाभ सिंह एक साधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने सिटिंग मुख्यमंत्री को हराने का कमाल किया। टीवी के स्टार, करोड़ों रुपए कमाने वाले नवजोत सिद्धू को हराने वाली जीवनजोत कौर को अमृतसर में पैड वुमेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो गरीब महिलाओं और जेल में बंद महिला कैदियों को सैनिटरी पैड बांटती हैं, गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन देती हैं। उनके काम को आज अमृतसर की जनता ने नाम दिया। आज अरविंद केजरीवाल ने भी चन्नी और सिद्धू को हराने वाले अपने दोनों उम्मीदवारों का जिक्र किया और कहा ये दोनों आम आदमी की ताकत के प्रतीक बन गए हैं। एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है, आम महिला है, आम वॉलंटियर है, जीवनजोत कौर। उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। तो दोस्तों, आम आदमी में बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। पंजाब में केजरीवाल की जीत कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। केजरीवाल ने यह साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन सकती है। पंजाब में केजरीवाल ने साबित किया कि अब परिवारवाद की राजनीति का जमाना चला गया। चाहे दिल्ली में बैठा गांधी परिवार हो, जो आखिरी वक्त पर मुख्यमंत्री बदलकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करे, या फिर बादल परिवार हो, जो ये सोचे कि पैसे के बल पर, बाहुबल की ताकत पर, संगत के नाम पर जनता को खरीदा जा सकता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट हासिल की जा सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। अरविंद केजरीवाल ने एक अलग तरह की राजनीति शुरू की है, दिल्ली का एक मॉडल तैयार किया है, इसके आधार पर वोट मांगे। लेकिन केजरीवाल को ध्यान रखना होगा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहां सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्हें इंश्योर करना होगा कि कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत वहां सिर न उठाने पाए। आज इलेक्शन के रिजल्ट्स ने परिवारवाद के मिथक को भी तोड़ा और वंशवाद की राजनीति के मिथक को भी तोड़ा। अब जनता परिवार के नाम पर नहीं बल्कि काम के आधार पर वोट देगी, यह साबित हुआ। आज के नतीजों से
पांचों राज्यों में नेहरू गांधी परिवार को, उत्तर प्रदेश में यादव परिवार को और पंजाब में बादल परिवार को बड़े बड़े झटके लगे। आज जिन राज्यों में नतीजे आए उनमें से एक भी राज्य में कांग्रेस को जीत नहीं मिली। पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी ने किया था। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तेमाल किया था और फिर सिद्धू को पीछे करके चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। चन्नी दोनों सीटों पर हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें पार्टी की कमान सौंपी थी, उन्हें भी करारी हार का सामना करना पड़ा। सिद्धू अपने आप को पंजाब का सबसे लोकप्रिय नेता कहते थे। अपना चुनाव भी नहीं जीत सके। वो कहते थे मेरे दम पर कांग्रेस जीत पाएगी, खुद हार गए। उत्तराखंड में भी कांग्रेस को नाकामी मिली, कांग्रेस भी हारी। यह ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस जीत सकती थी, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदले थे। लेकिन यहां तो कांग्रेस ने जिसे मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया, हरीश रावत जैसे पुराने नेता अपनी सीट नहीं बचा सके। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की, लेकिन यह मेहनत रंग नहीं लाई। यूपी में इस बार कैंपेन की पूरी कमान प्रियंका के हाथ में थी। उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन 403 में से महज 2 सीटों पर जीत मिली और वोट परसेंट 3 से नीचे रहा। 2.5% के करीब वोट मिले। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम आत्ममंथन करेंगे, लेकिन हारते हारते 7 साल हो गए। लोग पूछ रहे हैं आत्ममंथन कब तक चलेगा। कांग्रेस को यह समझना होगा कि आम आदमी पार्टी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। पहले दिल्ली में और अब पंजाब में कांग्रेस को साफ कर दिया है। गोवा में आम आदमी पार्टी को 7% वोट मिले और उत्तराखंड में 3.5% वोट मिले। दोनों राज्यों में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी जैसी छोटी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले और अपना दल, एक रीजनल पार्टी है, उसको कांग्रेस के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 5 गुना वोट मिले हैं। तो इसलिए कांग्रेस को जो भी आत्मचिंतन करना है, जो भी मंथन करना है, जल्दी कर लेना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। आज भी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में उसकी एक पहचान है, लेकिन अगर पार्टी इसी तरह से हारती रही तो उसका वापस खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। एक और सियासी परिवार जिसे आज झटका लगा वो है उत्तर प्रदेश का यादव परिवार। कड़ी मेहनत के बावजूद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को नहीं जिता पाए। पश्चिमी यूपी में उन्होंने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया था। जयंत चौधरी चरण सिंह के परिवार से आते हैं। यहां यादव और जाट 2 परिवार इकट्ठे हुए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। जातीय समीकरण साधे। राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं का साथ अखिलेश यादव ने लिया। बार बार उन्होंने कहा कि उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है ताकि उन्हें पिछड़े और अति पिछड़े और दलित को वोट मिले, लेकिन यह सब बेकार साबित हुआ। आज के नतीजों को मिला लें तो समाजवादी पार्टी की लगातार चौथी हार है। आज पंजाब में बादल परिवार के मुखिया प्रकाश सिंह बादल को जो सदमा लगा उसे शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे। 94 साल की उम्र है, 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस समय पूरे देश के सबसे सीनियर लीडर हैं प्रकाश सिंह बादल। और जैसा मैंने आपको कहा कि 94 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर हार गए अपनी परंपरागत सीट से, अपने घर से। 1970 में जब प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे तो देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, और 2012 में जब वो आखिरी बार मुख्यमंत्री बने तो देश के सबसे बुजुर्ग चीफ मिनिस्टर थे। इस बार जब चुनाव लड़े तो वो सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार थे। 1957 में प्रकाश सिंह बादल पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 65 साल की लंबी सियासी पारी खेली, लेकिन आज प्रकाश सिंह बादल की सियासी पारी का दुखद अंत हुआ। 94 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल को अपनी पारंपरिक सीट लांबी से हार का सामना करना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको इस बात का गहरा दुख होगा कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, जिस अकाली दल को उन्होंने खड़ा किया, वो आज सिंगल डिजिट में आ गई। शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ 4 सीटें मिली। जाहिर है प्रकाश सिंह बादल को अपनी पार्टी के भविष्य की चिंता होगी और अपने परिवार की चिंता होगी। अपने बेटे अकाली दल के मौजूदा अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल,
उनकी चिंता होगी, क्योंकि सुखबीर भी जलालाबाद से चुनाव हार गए और उनके सबसे करीबी रिश्तेदार विक्रम सिंह मजीठिया भी चुनाव हार गए। और यह बादल परिवार के लिए बड़ा सेटबैक है। परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में लगातार बोलते रहे। आज मोदी ने कहा कि भारत की राजनीति से वंशवाद का सूर्यास्त होना तय है और आज के नतीजों ने इसका इशारा दिया है। जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी वो थी गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, न ही मेरी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं, जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। और मैंने लोगों को बताया कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया है। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों ने आज साबित किया कि एक और बिथक है जिसे जनता ने रिजेक्ट किया है, वो है दलित और पिछड़े वोटों की ठेकेदारी। जनता ने दिखाया कि बड़ी संख्या में लोग अब जात पात, धर्म और क्षेत्र की पहचान से ऊपर उठकर वोट करने लगे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनी बहुजन समाज पार्टी। इस बार के चुनाव में बीएसपी का लगभग सफाया हो गया। बीएसपी की स्थापना ही जाति के आधार पर हुई थी। पिछले 30 साल से यूपी की सियासत में जाति के आधार पर इसकी ताकत बनी हुई थी। यह माना जाता था कि जाटा वोट पार्टी के अध्यक्ष मायावती के साथ हैं। वो जातीय राजनीति का बड़ा चेहरा बनी रही, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। 2007 में सिर्फ जातिगत वोटों के आधार पर, जातिगत समीकरणों के आधार पर, ब्राह्मण और जाटव के समीकरण के आधार पर 2007 में उन्होंने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। लेकिन इस बार भारतीय बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 13% वोट मिले हैं। 2017 के चुनाव में मायावती को 19 सीटें मिली थी और तब बीएसपी को 22% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। तो सब ये मानते थे कि बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट बैंक है, जाटा वोट मायावती के साथ है, वो सिर्फ उन्हें वोट करेंगे, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन इस बार यूपी के चुनाव में ये मिथक, ये धारणा टूट गई। आज उन नेताओं की धारणाएं भी टूट गई जो दावा करते थे कि वो जिस पार्टी में जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आपको याद होंगे। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और वो बड़े जोर शोर से कहते थे जब वो बीएसपी के साथ थे तो बीएसपी की सरकार बनी, जब वो बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी ने चुनाव जीता। और उन्होंने कहा था कि अब मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं तो अखिलेश यादव की जीत पक्की है। वो किंग मेकर बने हुए थे, लेकिन ये किंग मेकर अपनी ही सीट पर हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की फाजिलनगर सीट पर 26,000 से ज्यादा वोटों से हारे। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी को सांप और खुद को नेवला बताया था और कहा था वो बीजेपी और आरएसएस का खात्मा कर देंगे। चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य आज कह रहे थे उनकी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, हमने चुनाव हारा है, हिम्मत नहीं हारा है। जिन मुद्दों के लिए मैंने संघर्ष का लिए ताल ठोका था, और संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। एक और लीडर थे जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रकाश राजभर। जाति के आधार पर बड़े नेता बने हुए थे,
किंग मेकर होने का दावा कर रहे थे। 2017 में बीजेपी के साथ अलायंस करने वाले राजभर ने इस बार समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। ओम प्रकाश राजभर खुद को अन्य पिछड़ा वर्ग के लीडर के तौर पर पेश कर रहे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से पहले असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के साथ काफी देर तक बार्गेनिंग की, लेकिन ये दोनों उनके प्रेशर में नहीं आए। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो राजभर की किंग मेकर बनने की जो ख्वाब वो देख रहे थे वो टूट गया। जाति के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं का यह हाल असल में जनता का सीधा मैसेज है। यूपी के वोटर ने बताया कि जातीय पहचान से ज्यादा जरूरी है परफॉर्मेंस, प्रशासन। योगी ने उत्तर प्रदेश के एक और बड़े मिथक को तोड़ा। आजादी के बाद यूपी के इतिहास में यह पहली बार है जब 5 साल तक सरकार चलाने के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में लौटे हैं। इस जीत के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने 37 साल से यूपी में चले आ रहे सत्ता परिवर्तन के चुनावी ट्रेंड को तोड़ दिया। सिर्फ ये नहीं, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक और सियासी मिथक को तोड़ा। यह माना जाता था जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसके बाद उसकी कुर्सी चली जाती है। योगी से पहले अखिलेश यादव और मायावती नोएडा नहीं आते थे। कोई उद्घाटन करना होता था तो लखनऊ में बैठकर बटन दबाते थे और अपनी जगह किसी और मंत्री को भेज देते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं कई बार नोएडा का दौरा किया और उन्होंने इस मिथक को भी आज हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि इस बार विधानसभा के चुनाव के जब नतीजे आए तो कैसे पुराने मिथ टूटे, धारणाएं टूटी। उत्तराखंड में भी यही हुआ। बीजेपी ने इतिहास रचा। उत्तराखंड राज्य जब से बना है उसके बाद पहली बार कोई सरकार दोबारा चुनी गई है। बीजेपी उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 70 सीटों की असेंबली में बीजेपी को 48 सीटें मिली है, जबरदस्त जीत है। और कांग्रेस जो दावेदार थी इस बार सरकार बनाने की, उसे सिर्फ 18 सीटें मिल पाई। जो अन्य पार्टियां हैं उनको 4 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने इतिहास रचा, लेकिन बीजेपी के लिए दुख की खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो अपनी सीट नहीं बचा सके। खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6,579 वोटों से हराया। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनके आधार पर, जिनकी लोकप्रियता के दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, वो खुद अपनी सीट हार गए। हरीश रावत लाल कुआं सीट से बड़े अंतर से हारे। उन्हें बीजेपी के मोहन बिष्ट ने 17,527 वोटों के अंतर से हराया। यूपी और उत्तराखंड के अलावा आज बीजेपी को मणिपुर में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी है, लेकिन बहुमत से 1-2 सीटें कम है। लेकिन गोवा जैसा राज्य है उसमें इसमें कोई खास मुश्किल नहीं होगी। आज 4 राज्यों में बीजेपी की जीत नरेंद्र मोदी की नीति, नियत और निर्णय करने की शक्ति की जीत है। यह नरेंद्र मोदी की दिन रात मेहनत करने की जीत है। आज 4 राज्यों में जीत हुई है। अब मोदी ने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब वो गुजरात जाएंगे, कुछ दिन तक वहां रहेंगे और गुजरात के बाद हिमाचल पर उनकी नजर रहेगी। और ये तैयारियां, ये प्लानिंग 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी होनी शुरू हो गई है। यही बात है, यही चीज है जो नरेंद्र मोदी को दूसरे नेताओं से अलग बनाती है, बड़ा बनाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।